हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 यूनिक पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम सिर्फ बिहार एसएससी सीजीएल 3 ही नहीं बल्कि एसएससी सीजीएल, बीपीएससी 68वीं, बिहार दरोगा और सिविल कोर्ट या जितने एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और हमें आंसर कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। तो किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए इसी में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग का स्थापना जो है वो 15 मार्च कब, तो 15 मार्च आप लोग याद रखिएगा, 15 मार्च 1900 कितना, तो 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना किया गया था योजना आयोग का। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लाया गया था, तो 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर। और दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एस भंडारनायके, जो श्रीलंका की थी। ठीक है। और वहीं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो हमारा इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह जफर। और इनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रंगून में। और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो जिसे हम लोग 1857 की क्रांति से भी जानते हैं, तो इसी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, राइट्स किसका संक्षेपण है। तो राइट्स किसका संक्षेपण है, आप लोग राइट्स का फुल फॉर्म बताइए, RITES का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी। तो दिसंबर माह में सूर्य की सबसे अधिक रोशनी कहाँ प्राप्त होगी, तो देखिए विषुवत रेखा के जो नज़दीक होगा उसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खार्तूम। और ये खार्तूम कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये मिस्र में है और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं हम लोग बात करें नैरोबी की, तो नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में है और ये नैरोबी नदी के बसा हुआ है। और अदीस अबाबा जो है ये आपका इथोपिया में पड़ता है और ये चिंकाली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो देखिए कल्हन के द्वारा कौन सी रचना रची गई है, तो राजतरंगिणी। और इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो 1/3 सीट कहता है कौन संविधान संशोधन के तहत, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन के तहत ये निर्दिष्ट किया गया था कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट या 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा ये 71वां संविधान संशोधन में क्या था, तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वहीं अगर बात हम लोग करें कि 84वां संविधान संशोधन में, तो इसमें लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या को जो है 2026 तक जो है पूर्ववत रखने का बात किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। तो आप लोग बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड पे कौन सा नगर स्थित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। और ब्रिटिश काल में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, और वो किनके द्वारा, तो ऑकलैंड के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर।
पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है कौन सा इलाका नहीं जीता गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा। गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा ये सारे उनके द्वारा विजित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं, की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी में आप लोग से पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ये नीति लाया गया, तो इसमें सबसे प्रथम किसे मिलाया गया? तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो है वो सतारा को, कब? तो 1848 में सतारा, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, अब इसी में आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी इसी में क्या किया था? तो गोद लेने की प्रथा पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल जो है वो किस राज्य में है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, और ये किस समय का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है लोथल, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हमारा करा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिनेमा से। ठीक है, वहीं हम लोग खेल कूद से बात करें तो पहले दिया जाता था इसमें कौन सा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न हमारा करा है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है, आप लोग बताइए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पे। ठीक है, वहीं रावी नदी पे कौन सी परियोजना चलती है? तो रंजीत सागर परियोजना चलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखिए, और चिनाब पे जो है, चिनाब पे दुलहस्ती परियोजना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में है। ठीक है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गॉड ऑफ पुस्तक स्मॉल, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। ठीक है, और भारतीय रेलवे में कुल 17 मंडल हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और रेलवे की स्थापना कब हुई थी, रेलवे बोर्ड की? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 18 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 19 नंबर। कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं, तो कंपनी के वास्तविक स्वामी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्विटी शेयर धारक को जो है कंपनी का मालिक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतु क्यों होता है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। देखिए, दिन रात तो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, लेकिन सूर्य के परिक्रमण गति के परिक्रमा करते हैं, इस कारण ऋतु होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री झुका होना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा, किन राज्यों के बीच स्थित है ये? दादर नगर हवेली और कौन सा? तो दादर नगर हवेली जो है वो किस राज्य के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं
कि 26 जनवरी 1920 को क्या किया गया था, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 पे, और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि कुंवर कम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, और लोक चाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मणिपुर में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। तो भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में स्थित है भारत में यूरेनियम खदान। ठीक है, और ये जादूगोड़ा कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। और आप लोग इसी में याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। वहीं आप लोग याद रखिएगा कि राजस्थान के खेतरी में जो है वो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और झारखंड के सिंहभूम में क्या है, तो लोहे का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। ठीक है, और विशाखापत्तनम जो है वो किस तरह का बंदरगाह है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और चेन्नई का बंदरगाह जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन सा, अयोध्या जो है सरयू नदी के स्थित है तट पे। और पटना जो है वो गंगा के तट पे है। और इलाहाबाद जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे स्थित इलाहाबाद है। और वाराणसी जो है वो गंगा के तट पे है। कानपुर भी गंगा के तट पे ही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये कब किया गया था, तो 1974, आप लोग याद रखिएगा 1974 5 जून को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो द्रवीभूत सेल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल मूल या मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी की। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कथक के कौन, तो बिरजू महाराज। ठीक है, और सोनल मानसिंह के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो सोनल मानसिंह जो हैं वो ओडिसी के हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये है आपके शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है, तो 1901 से दिया जा रहा है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बाद में कौन सा दिया जा रहा है, तो अर्थशास्त्र का जो है पुरस्कार जो है वो कब से दिया जा रहा है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर, भारत में 2 वर्षों क्या कर रहा है, 32वां प्रश्न, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार हैं। तो भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आप लोग उत्तर कीजिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, परमवीर चक्र व महावीर चक्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत भारती पुस्तक के लेखक का आप लोग नाम बताइए, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 34 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर, किसके पास वीटो पावर नहीं है। तो वीटो पावर आप लोग को पता होगा
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के पास जो है वीटो पावर नहीं है और ये यूएन में दिया जाता है और ये कुल 5 अस्थायी देशों के पास है। और वो कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका, और कौन है, तो रूस, फ्रांस, जर्मनी के पास नहीं है, और आप लोग याद रखिएगा यूके के पास है और चीन के पास है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कुल 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक भारत भी अभी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूएसए संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो यूएसए संसद का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यूएस संसद का नाम जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि डाइट जो है वो जापान के संसद का नाम है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि रूस के संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा जो है रूस के संसद का नाम है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या करा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये 37 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन तक। और धन विधेयक का विवेचना, या आप लोग कह सकते हैं इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो इसके बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है। ठीक है, शुक्र को जो है यूनानी लोगों के द्वारा इसे प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता था। और इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सारी संज्ञा दी जाती है शुक्र को। ठीक है, और मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न करा, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1967-68 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो बिहार पे राज करने वाले जनजातीय वंश कौन थे, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेरो वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो भगवंत राय। और ये कब किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1585 में भगवंत राय के द्वारा स्थापना किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की। तो जगदीशपुर में जो मेला होता है उसकी शुरुआत किस चेरो राजा के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फूलचंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ। तो चेरो जनजाति के पतन किसके द्वारा हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा उज्जैनिया शासकों के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संतन सिंह जो थे वो भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 45 नंबर। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15 फरवरी 1900, ऑप्शन बी नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 फरवरी 1938 में। ठीक है, कब, तो 15 फरवरी 1938 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है त्यागपत्र दे देते हैं, लेकिन इसे जो है स्वीकार नहीं किया जाता है और बंदियों को जो है राजबंदियों को क्या किया जाता है, तो रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। तो अब ये बताइए कि बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1939 में। ठीक है, और हम लोगों से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1939 में क्या होता है, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। क्यों, तो भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था बिना अनुमति के ही। चलिए अब इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि 15
नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1939 को जो है कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडल, जितने भी प्रांत में कांग्रेस के सरकार बनी थी, उन सभी प्रांत में जो है इस्तीफा दे दिया जाता है 15 नवंबर 1939 को। और बिहार में कब दिया जाता है? तो 31 अक्टूबर 1939 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 47 नंबर। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई 1947 में। ठीक है, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे इटली के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। पूर्वी सोन नहर से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? तो 48 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बक्सर। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये बक्सर हो गया, आरा, रोहतास, ये सारी जो है पश्चिमी सोन नहर से सिंचित होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, शिवहर। ठीक है, और ये इनकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में एक प्रबंधक संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है? तो बिहार में प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो हमारे आज का यहाँ से विज्ञान सेक्शन का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग उत्तर कीजिए। 51 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, तो न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर, और 52 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, तत्वों जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्याएं कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, समभारिक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर, और 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो किसका उच्चतम गलनांक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NaCl का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो 54 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तांबा अवक्षेपित होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, जल के क्वथनांक को के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 55 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 55 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा 56 नंबर, और 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परासरण कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, तो जल स्नेहक कोलाइडी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव स्नेही के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर, और 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए कि कौन सबसे अधिक जो है धन विद्युत तत्व है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सीजियम। क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी समूह में क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धनात्मकता जो है वो बढ़ती जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 59 नंबर। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो फफूंदी में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्लूकोजन। ग्लूकोजन जो है वो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर। निम्न में से कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो अमीबिक पेचिस कौन पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, कौन? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 61 नंबर, और 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सशक जो है वो बच्चे को जन्म देता है, बाकी मेढक, छिपकली, नाग ये सारे जो है अंडे देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर, और 62 नंबर प्रश्न कह रहा है,
सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष है, तो सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 63 पे, और 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन डी बनाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ देते हैं, तो 10 9 19 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर, और 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काला विबेर यानी ब्लैक होल नाम इसलिए दिया जाता है, तो ब्लैक होल नाम किस लिए दिया जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को भी जो होता है ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए ये ब्लैक होल है, इसका गुरुत्वीय घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर, एक अणु उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अध्ययन को कहते हैं, तो 66 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 66 का सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आयनीकरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान, तो औसत तापमान क्या होता, तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो धरती का औसत तापमान जो है वो अधिक होता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अधिक हो जाता। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, 68 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक चमकीला बल्ब का जो है प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो क्या होगा अगर बिजली की तार पे पक्षी बैठा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वह अप्रभावित रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पंजे जो हैं आप लोग कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, तो बिजली का कुचालक होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए, क्योंकि ये हमारे सेशन का आज का आखिरी प्रश्न है, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस्पात से जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए, आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसी तरह जोरों शोरों से पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।